नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लगातार टीम के द्वारा 60,244 पोस्ट के लिए जो एग्जामपुर टीम के द्वारा आपका प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया था, उस प्रैक्टिस सेट को अभी सॉल्व कराया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जल्द ही आपका जुलाई लास्ट वीक से और अगस्त फर्स्ट वीक में मैंने एग्जाम बताया है। अब ज़्यादातर जो अफवाहें उड़ रही हैं कि जो इस बार जिस कंपनी ने कराया था पेपर, वो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, यानी अब वो कंपनी कोई एग्जाम्स नहीं करा पाएगी। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो एग्जाम्स को करा सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो कंपनी आपकी आ जाती है वो टीसीएस हो जाती है। ठीक है, तो टीसीएस को दे सकते हैं या किसी और भी कंपनी को दे सकते हैं। इतना आप जान के रखिए कि चुनाव हारने के बाद जो सरकार है वो एक्शंस में दिख रही है, तो आपका पेपर जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक में होने वाला है। ये मान के आपको तैयारी करना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि एक बार फिर समय ऐसे करते रह जाएंगे और सिलेक्शन कभी नहीं होगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। जैसे ये देखिए, अभी दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट में दिखती हैं। बाकायदा आपको ओमार सीट वगैरह भी मिलता है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि महाकाल वाला लॉन्च किया गया था एग्जामपुर के द्वारा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, अब सेशंस को शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और पूछा गया कि मलेशिया की मुद्रा है, इसमें मलेशिया की मुद्रा के बारे में पूछा गया कि कौन सी मलेशिया की मुद्रा हो जाएगी। तो आपको आंसर्स बताना माय डियर फ्रेंड्स कि मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर्स क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो मलेशिया की मुद्रा हो जाती वो रिंगित हो जाती है। क्या हो जाती है? रिंगित हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। दूसरा प्रश्न है, आंसर्स बताना है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? यानी जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा बनाया गया था, उस समय कौन कौन सा रंग था आपको बताना है। दो का आंसर्स बताना है, दूसरे प्रश्न का आंसर्स बताना माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो आशा करता हूं कि इसका आंसर्स कर चुके होंगे। लाल, हरा और पीला था। ठीक है, लाल, हरा और पीला था, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, आपको अगर एग्जाम्स में बैठना है तो ये मॉक टेस्ट देके ही जाना है, ये एकदम समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से मुखातिब हुए, यानी किसके उद्घाटन में, ठीक है, ये चीजें की गई थी। चलिए, पहली बार किसके उद्घाटन में महात्मा गांधी ने शिरकत किया था, ये आपसे पूछा तीसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा, यानी बीएचयू के प्रांगण में। और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी ना, पहली बार जो भाषण दिया था वो यहीं पर इन्होंने दिया था आपके, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने 1916 में वापस लौटे थे। कब गए थे ये आपको बताना है। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेगा तो आप कहेंगे महामना मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए, चौथे प्रश्न की बात करते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। सीधी सी बात आपसे पूछा है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था ये किस वंश का था। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये किस वंश का था आपको बताना है। 4 का आंसर्स बताना मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा? ये चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का था? चालुक्य वंश का शासक था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि इस मॉक टेस्ट से लगभग, ये मेरा मानना है दोस्त, कि इस मॉक टेस्ट से लगभग आपके 50 से 60 परसेंट जो प्रश्न है वो फंसने वाले हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से। अगला 5वां प्रश्न पूछा गया है दोस्त। क्या पूछा गया कि निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया। बिल्कुल, ये आपके यूपी पेट में भी पूछा जा चुका, तो आंसर्स बताना दोस्त। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल किस आंदोलन में शुरू किया। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न, आंसर्स बताना है।
ठीक है, तो पांचवें का आंसर कर चुके होंगे भाई अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। और ये मिल मजदूरों के लिए किया गया था, तो अहमदाबाद यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, छठा प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है कि उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, यानी जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, ये आपको बताना है माय डियर। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न की का आंसर्स बताना है। बिल्कुल, चलिए छठे का आंसर्स बताना है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार की मुद्रा 2019 में पूछा गया था यूपी पुलिस में, तो क्या हो जाता है? ख्यात हो जाता है। क्या हो जाता है माय डियर? ख्यात हो जाता है, ख्यात हो जाता है। अगर बात करें कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आप याद करेंगे अरुण, नागा, मणि, मिजोरम, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। ऐसे करके देखिए, एनालिसिस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवा सकता हूं, लेकिन सिर्फ आपको कम समय में मॉक टेस्ट कराना ही हमारा उद्देश्य है दोस्त। ठीक है, तो इससे पहले अगर 5 प्रैक्टिस सेट कराए गए उसको आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 12 के 12 प्रैक्टिस करके ही जाना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जबरदस्त प्रश्न है और दिवस से इस बार भी प्रश्न देखने को मिला था, अगली बार भी मिलेगा। 7वें का आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? विश्व ओजोन दिवस की बात की जा रही मेरे दोस्त। आंसर्स बताना 7वें का आंसर्स क्या हो जाएगा? विश्व ओजोन दिवस। चलिए बिल्कुल, ठीक है, चलिए बिल्कुल, तो बताया गया क्या? आंसर्स बताना, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। देखिए, जिन्होंने ये प्रैक्टिस सेट खुद मंगाया था एग्जामपुर से ऑनलाइन करके, तो उनमें जो आंसर्स की है बहुत सारे क्वेश्चनों के गलत दिए गए हैं, जिसमें आपका ये जो है ये 16 दिसंबर बता दिया गया है, जो कि गलत है। आंसर्स क्या होना चाहिए? 16 सितंबर होना चाहिए। अभी भी आंसर्स की में गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखा जाता है। कभी 1-2 क्वेश्चन क्योंकि फास्ट कराया जाता है तो गलती हो जाती होगी, बाकी पूरी तरीके से चेक करके ही क्वेश्चंस को पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपके आ चुका है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर 8वें प्रश्न की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? सबसे पहले बात की जा रही है आज़ाद हिंद फौज के गठन की, ठीक है, कल्पना किसने की थी? सबसे पहले की बात की जा रही है। 8वें का आंसर बताना मेरे दोस्त, तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मोहन सिंह ने कल्पना किया था, तो सी ऑप्शन सीधा। देखिए, किया तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन सबसे पहले जो चीजें की गई ये मोहन सिंह के द्वारा की गई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, जबरदस्त प्रश्न है कि द विंग्स, ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब है ये रोड से आपका संबंधित था स्वर्णिम चतुर्भुज, तो इसमें कौन से 4 जो है वो शामिल है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत? किन 4 शहरों को जोड़ने का कार्य करेगा ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है? ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए 11वां प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? किस रेलगाड़ी से की जा सकती है जिससे लुम्बिनी भी घूम जाओगे, बोधगया भी जाओगे और सारनाथ और कुशीनगर भी? 11वें के आंसर्स बताना, स्टैटिक जीके से उठाया गया प्रश्न है। चलिए, तो ए ऑप्शन होता है भैया बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, इसका नाम ही है कि बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, 12 के आंसर्स बता दीजिए, बिल्कुल जबरदस्त, और यहाँ से स्पीड को फास्ट करने का काम करेंगे। मेघालय की प्रमुख फसल है, इसमें कौन सी मेघालय की प्रमुख फसल है? 12 के आंसर्स बताना है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पाइनएप्पल, अनानास हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न
पूछा गया 13वें प्रश्न का आंसर बताना है कि नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। निम्न में से किससे, तो आपको पता होगा कि जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 13 का आंसर बताना है तो मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति तो आपके दुग्ध उत्पादन से हो जाएगी। आगे बात, चलिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, भारत के पूछा है, तो 14वें के आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई के अंदर स्थित है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं। जो टुंड्रा वनस्पति होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, 15वें के आंसर बताना मेरे दोस्त, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 16वें का आंसर बताना है। क्या है प्रश्न कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, यानी पौधों में कैसे पहुंचता है ऑक्सीजन, ये आपको बताना है। 16 के आंसर बताना है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही से समझिएगा। लिखा गया कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं की बात की जा रही है, प्रकाश संश्लेषण वालों गलत हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब उसमें पहुंच गया उसके बाद की बात की जा रही है तो भैया विसरण हो जाएगा। 16 के आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न दिया गया कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है या हार्मोन्स है। जबरदस्त प्रश्न है भैया। 17 के आंसर्स बताना कि ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, आपको बताना है 17 के आंसर्स। तो ऑक्सीजन से एक प्रकार का एंजाइम हम मान सकते हैं, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एंजाइम्स हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। जबरदस्त प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता, आपको पता है, और इसके लिए एक समिति बनती है, तो उस समिति में कौन नहीं रहता, ये आपसे पूछा गया। 18वें के आंसर भाई, तो कौन नहीं रहता, इसमें आपके राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, बाकी आपके प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे और मुख्य विपक्षी दल भी रहेगा। तो इस बार तो मुख्य विपक्षी दल यानी राहुल गांधी भी रहेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त, और इधर मोदी जी को भी तो मौका मिलेगा ही प्रधानमंत्री के तौर पर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है। ठीक है, अद्यतन संस्करण जो है वो क्या है ये आपको बताना है, 19 का। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आईटी अधिनियम 2008। आगे बात करते हैं 20वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है। दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन जहां पर आप सर्चिंग करते हैं, तो 20वां आंसर बताना है भैया, यूट्यूब माना जा रहा है। देखिए यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं ना, सारी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, लेकिन दोस्त मैं बताना चाहूँगा, आज मैं बोल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, 5 वीडियो में मैंने कभी भी नहीं बोला। देखिए 2 मिनट का कोई गाना उल्टा सीधा गा के ना सब्सक्राइबर 29 मिलियन अगर व्यूज आ सकता है बदोबदी जैसे गाने गा के, ठीक है, तो फिर संघर्ष जब हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है दोस्त, कि आप लोग चीज़ों को यानी पॉजिटिव, सिर्फ इसी चैनल को नहीं, कहीं भी अगर पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं तो उसको आपको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। ठीक है, चले 21वां प्रश्न है भाई साहब। देखिए 30 से 35 मिनट में आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और क्या दे सकता हूं दोस्त। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, जो भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा जो है सैन्य अभ्यास वो आयोजित किया जाता है। बिल्कुल जबरदस्त है, खंजर कजाकिस्तान को मारना है और सूर्य किरण नेपाल को मारना है। तो क्या हो जाएगा, सिम्बेक्स हो जाएगा। क्या सिम्बेक्स हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 के आंसर्स बताना है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सिम्बेक्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है जो कि थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लेंदी दे दिया है। क्या दिया गया है कि कौन से राज्य ने कन्याश्री प्रकल्प के तहत 13 वर्ष से
18 वर्ष की अविवाहित लड़की जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ती है उसे 750 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना। बिल्कुल, ये तो सीधा सी बात यह है कि कन्याश्री प्रकल्प के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं। तो ये योजना जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर्स बताना। 22 का मेरे दोस्त जबरदस्त प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 का? बहुत फास्ट करने वाले हैं। तो 22 का आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए, इस बार भी अयोध्या से आपको प्रश्न देखने को मिला था, अगली बार भी देखने को मिलेगा। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो आपको बताना है कि जो अयोध्या हवाई अड्डा है इसका नाम क्या रख दिया गया। 23 का आंसर जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त बी ऑप्शंस मर्यादा, ठीक है, पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। तो बी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। आईबी यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो, ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है? जो इंटेलिजेंट ब्यूरो होता है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? स्टैटिक जीके से प्रश्न है आपका। तो ठीक है, आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें, नागरिकता हो, आपका इंटेलिजेंट ब्यूरो हो, ये सारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तभी तो आपके, ठीक है, होम मिनिस्टर इस समय कौन है? अमित शाह हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जबरदस्त प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। थोड़ा सा, अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किस स्थान पर किया है? ठीक है, तो गोला बारूद बनाने की कंपनी खुली है, ये कहाँ पर खुली है? 25 का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, और आपके उत्तर प्रदेश में ही खुला है तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है। कानपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? कानपुर के अंदर खोला गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कानपुर के अंदर खोला गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि वर्तमान में केंद्रीय कारागारों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? तो मेरे दोस्त 6 है। क्या हो जाएगा? 6 है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? बिल्कुल, 27 का आंसर बताना मेरे दोस्त। तो क्या हो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये चालू किया गया है ये पहल। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, 28 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, 28 का क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर आपसे पूछ रहा है। कौन सा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर या उत्पाद शुल्क? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है 28 का। तो क्या हो जाएगा भाई? आयकर जो होता है ये आपसे सीधा लेता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे 29 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। क्या पूछा गया कि भारत का कौन सा, ठीक है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? आपसे प्रश्न पूछा है। तो 26 नवंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है माय डियर? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न अगला पूछा गया है कि भारत में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? जो भाईचारे की भावना है ये किस देश से प्रेरित है ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। 30 का आंसर केवल इसके शब्द में चेंजेस किया गया है। इसको आपने 20 बार पढ़ा होगा, लेकिन जब एग्जामिनर चाहे ना तो अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी कर देता है। ठीक है, शब्द को बदल देता है, शब्द को बदल देता है बस केवल। ठीक है, आपने बंधुता शब्द पढ़ा होगा और इसकी जगह पर इसने भाईचारा लिख दिया, समझ रहे हो? तो बंधुता मतलब भाईचारा होता है दोस्त। ये हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। इसीलिए टीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? मुख्य मसौदाकार कौन थे अनुच्छेद 370 के? 31 का आंसर बताना है मेरे दोस्त। तो 31
1936 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे 370 के मुख्य मसौदाकार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? इधर पूरब इधर पश्चिम। पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है आपसे पूछा गया माय डियर, ठीक है, कि पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। इसमें भी अगर आपके गलत हो रहे हैं तो फिर बहुत गलत बात है। अरेबियन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले बात करते हैं, अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास, ठीक है, दत्तम, स्वप्नवासम दत्तम, ये किसने लिखा है? मतलब अजीब तरीके का है भाई, लेकिन इसका आंसर तो बताना पड़ेगा ना। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भास नामक कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है भाई, ठीक है। ये मैंने नहीं पढ़ा चीज़ें हैं, बस पहला प्रश्न ऐसा मिला मुझे जो ये मैंने नहीं पढ़ा, बाकी सारे पढ़ चुका हूँ इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उनको मैं कई बार पढ़ चुका हूं पूरी तरीके से, ठीक है। जबरदस्त तरीके से एक नया क्वेश्चंस मिला मुझे। अगला प्रश्न है कि भारत में अपनाया गया जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया है? जीएसटी आपके टॉपिक में दिया गया मेरे दोस्त, तो जीएसटी जो मॉडल है ये किस देश से लिया गया आपको बताना है मेरे दोस्त। थोड़ा सा जीएसटी मॉडल आपको बताना है कि ये मॉडल कहाँ से लिया गया। भाई कनाडा मॉडल पर आधारित है ना, सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया 1954 में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना 35 का आंसर आपका हो जाएगा भाई ज्योतिबा बाई फुले, यानी बी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है कि किस पार्ट में, किस भाग में इसके बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 44 में बताया गया। और अनुच्छेद 44 किसके अंतर्गत आता है? 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसका आंसर मैं देखता हूं कि यहाँ पर क्या दिया गया, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, भाग 4 हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिक अगर क्लियर है तो प्रश्न आपके सही जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 37 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बिल्कुल जबरदस्त है, राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है, तो बिल्कुल 37 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 356 हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए 38 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू क्या है ये प्रश्न पूछा गया मेरे दोस्त कि जलीकट्टू क्या है, आंसर आपको बताना है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है, एक लोकप्रिय खेल है। आगे बात करते हैं, यहाँ से आपके हिंदी शुरू होती है और हिंदी के जबरदस्त प्रश्नों का आनंद लीजिए, जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन आपका ही होगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। गरल का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है मेरे दोस्त कि गरल का विलोम क्या हो जाएगा, गरल का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, 39 का आंसर बताना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सुधा हो जाएगा। और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है, तत्सम शब्द बताना है मेरे दोस्त कि तत्सम क्या होगा, तत्सम क्या होगा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, 40 का आंसर बताना है। भाई गोधूम मीन्स क्या होता है आपको? गेहूं, ठीक है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त कि 41 का आंसर क्या हो जाएगा। 41 का आंसर बताना है, परमेश्वर में कौन सी संधि है, परमेश्वर में कौन सी संधि है। बिल्कुल चलिए जबरदस्त प्रश्न है कि परमेश्वर में संधि बतानी है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैंने ट्रिक बताया था कि एक मात्रा अगर दिख जाए बीच में तो गुण संधि ही होता है। तो परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर में आपकी गुण संधि हो जाएगी। चलिए स्त्रीलिंग का चयन करना 42 का, 42 में स्त्रीलिंग का चयन करना है, ठीक है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है,
42 का आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। बहुत लोग मोती मोती नहीं होगा मेरे दोस्त, प्यास होगा। प्यास लगी है मुझे, बहुत जोर से प्यास लगी है। कभी नहीं कहते मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है, लगा नहीं है, लगी है। ठीक है, तो लगी है मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है कि जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो, यानी बाहरी जगत का ज्ञान जिसे ना हो, उसके लिए एक शब्द बताना है मेरे दोस्त। 43 का आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, कूप मंडूक होना। ठीक है, कूप मंडूक होना यानी ठीक है बहुत सीमित ज्ञान रखना, यही चीज होता है ना। तो बाहरी जगह का ज्ञान नहीं है बेचारे को। आगे बात करते हैं, 44 की बात की जा रही है। क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सी ऑप्शन से, बेवकूफ बनाकर काम निकालना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए 45 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। क्या पूछा गया भाई, 45 का पूछा कि कौन सा वाच्य है, शोभा से रोटी नहीं खाई गई। शोभा से रोटी नहीं खाई गई, ठीक है, ये क्या होता है। तो 45 का आंसर आप कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी या कर्मवाचक संज्ञा हो जाएगी। 45 का आंसर बताना है कि शोभा से रोटी नहीं खाई गई। ठीक है, नहीं खाई गई। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है नहीं खाई गई। ठीक है, बिल्कुल इसमें आपको बताना है मेरे दोस्त। अगला बात करते हैं, तो 45 नंबर प्रश्न है, इसको नोट कीजिएगा, आंसर्स कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, 46 का आंसर से बताना है मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। ठीक है, तो हाइपन वगैरह नहीं लगा तो आप समझ ही नहीं पा रहे। 46 का आंसर बताना मेरे दोस्त, द्वंद्व समास नहीं है। चलिए ठीक है, तो भैया देवासुर जैसे माता पिता होता वैसे देव और सुर होते हैं। चलिए अगले पर बात करते हैं, तो ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 47 नंबर, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वाक्य में कौन सी संज्ञा है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, जो डॉक्टर होता है ये कौन सी संज्ञा होता है, आपसे ये पूछा गया। 47 का आंसर बताना मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे जातिवाचक क्यों होगा, बहुत प्रकार के डॉक्टर, आर्यन पाड़े, ओयन पाड़े, हेमंत तिवारी, ऐसे ऐसे डॉक्टर बहुत सारे हो जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त, झोला छाप डॉक्टर कुछ होते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है कि उस तालाब में पानी नहीं है, वाक्य में कौन से प्रकार का सर्वनाम है। उस तालाब में पानी नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। जबरदस्त प्रश्न है, और 48 का आंसर बताना है मेरे दोस्त कि क्या हो जाएगा। चलिए 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक, उस तालाब, एकदम निश्चित कर रहा है कि उस तालाब में पानी नहीं है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं, 49 का आंसर बताना मेरे दोस्त। क्या पूछा गया कि वैभव ने गुरु जी को प्रणाम किया, इसमें क्रिया बताना है। इसमें क्रिया बताना है कि वैभव ने गुरु जी को प्रणाम किया। ठीक है, चलिए बिल्कुल बताना है आपको, जबरदस्त प्रश्न है, और अगर इसको भी ना बता पाए ना दोस्त तो ये गड़बड़ है तुम्हारे लिए। चलिए 49 का प्रश्न है, ठीक है, चलिए तो 49 का आंसर डी ऑप्शन, द्विकर्मक क्रिया होती। कैसे पहचानोगे, पहले कर्ता के साथ ने आएगा और दूसरे कर्ता के साथ को आएगा, पहले कर्ता के साथ नो आएगा, ने आएगा, और दूसरे कर्ता के साथ को आएगा, तो हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे, सौरभ जरा सी बात पर, ठीक है, सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया, वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है। ठीक है, जरा सी, जरा सी ये कौन सा विशेषण होता है। 50 का आंसर से बताना है, तो कहोगे परिमाणवाचक, कहते हैं ना थोड़ा सा, जरा सा, ये सब परिमाण बोधक होता है। तो आपका सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे।
अगला प्रश्न 51 से थोड़ा फास्ट करेंगे कि अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। बिल्कुल जबरदस्त है कि अभिराम और अभिराम का अर्थ आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। 51 का आंसर बताना है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभिराम का मतलब सुंदर और अभिराम का मतलब निरंतर। ठीक है, अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि विनोद ने अभय को गाड़ी दी। विनोद ने अभय को गाड़ी दी, वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, 52 के आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि इसमें सी ऑप्शन संप्रदान कारक हो जाएगा। भाई गाड़ी गिफ्ट में दे रहा ना, तो गिफ्ट की बात होगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं। पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं, इसमें काल बताना है। इसमें काल बताना है कि पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 53 का अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, चाह रहे हैं, जहां रहे हैं आता वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है 54, थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि रोहन आते ही खेलने लगा। रोहन आते ही खेलने लगा मतलब तो सरल वाक्य हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 55 की बात की जा रही है, इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द बताना है। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द बताना। 55 के आंसर्स मेरे दोस्त तो प्लोमी हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात की जा रही है 56 की, यहां से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि प्रतिभट कटक कटीले केत कटी। ठीक है, कटी कलिसी कलिक कलेव देतु कल को। ठीक है, काल को। बिल्कुल इसमें रस बताना है। ठीक है, कि कलिका सी कलिक कलेव देतु काल को। ठीक है, 56 के आंसर्स बताना मेरे दोस्त के आंसर्स क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। कि प्रतिभट कटक कटीले केते काट कटी। ठीक है, कट कटी कलिका सी कलिक। ठीक है, तो ये आपका वीर रस हो जाएगा। अगले की बात करते हैं 57 का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना मेरे दोस्त, किसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आंसर्स बताना है। 57 का आंसर्स आपको बताना है, तो इसमें केवल यही सही लिखा है। अच्छा, मेढक में क्या गलत है, पिंजड़ा में क्या गलत है, ये सब बताओगे जब आपको बताया गया था। आगे बात करते हैं 58 पर आंसर्स बताना है। 58 का की आंसर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए 58 का आंसर्स बताना है मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते हैं, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न पर। 59 नंबर प्रश्न है कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते। ठीक है, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। ठीक है, कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते और देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। 59 का आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस अलंकार को आपने सुना भी नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं, इससे हल्का ही वाला आएगा, लेकिन ध्यान रखिए। ठीक है, तैयारी को जोरदार रखिए। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पुनर्जन्म में उपसर्ग कौन सा है। पुनर्जन्म में उपसर्ग कौन है? तो बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, 60 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? चलिए, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पुनर्जन्म में जो है ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चिकनाहट में आपको प्रयुक्त प्रत्यय बताना है कि चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है, तो आहट प्रत्यय हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 62 नंबर का आंसर बताना है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक वचन और बहुवचन शब्द युग्म सही नहीं है? ठीक है, यानी एक वचन और बहुवचन सही नहीं है। घोड़ा घोड़े, गरीब गरीबों। ठीक है, नीति नीतियां, अबला अबलाएं, इसमें कौन सा सही नहीं है? 62 का आंसर बताना मेरे दोस्त, तो भैया गरीब गरीबों, ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे दोस्त। चलिए 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, आंसर्स बताना है। ठीक है, कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इसमें किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? विराम चिन्ह का बताना है, प्रयोग नहीं किया है। नीचे दिए गए किस चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। चलिए
63 का आंसर बताना है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अंबर का अनेकार्थी शब्द है, अंबर का अनेकार्थी शब्द बताना है। 64 का आंसर मेरे दोस्त तो अमृत हो जाता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा गया कि जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करी वरवदन, ठीक है, करहु अनुग्रह सोए बुद्धिरास शुभ गुण सदन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सोरठा हो जाएगा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, पहले चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो 65 का आंसर बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 66 है कि नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 66 का आंसर बताना है मेरे दोस्त। तो 66 का आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1992। इसमें कितने आपके सही गए ये कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर मेरे दोस्त, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का नहीं, ये थोड़ा सा टफ लेवल का जो प्रैक्टिस सेट है वो बनाया गया, ठीक है। जैसे ही शुरू के आप देंगे तो आसानी के थे, लेकिन बाद में आपके आलोक पर्व निबंध इनमें से किस लेखक द्वारा लिखा गया, जो आलोक पर्व है ये किस लेखक द्वारा लिखा गया। 67 का आंसर बताना मेरे दोस्त, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 68 नंबर प्रश्न का आंसर बताना, चिंता के फूल कहानी के लेखक कौन है। तो चिंता के फूल कहानी के लेखक आपके रामवृक्ष बेनपुरी हो जाएंगे, रामवृक्ष बेनपुरी हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। था का उच्चारण अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो मूर्धन्य होता है, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, आपको बताना चाहूंगा 70 नंबर प्रश्न पूछा गया कि स्पर्श व्यंजन है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो जा जो होता है यह स्पर्श व्यंजन होता है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। अब आपके 71 से 75 तक क्या है आपका मेरे दोस्त, गद्यांश है। तो गद्यांश को मैं नहीं कराता हूं, 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। गद्यांश को लगभग 5 गद्यांश आपके हो गए हैं, ये छठा गद्यांश है। गद्यांश को एक वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।